हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इजीली। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, भाई क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ना, क्योंकि CUET में भी यही सिलेबस है आपका। बोर्ड एग्जाम्स भी इस साल जो होने वाले हैं उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको पता ही है, क्लास 12 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि नेशनल इनकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि आप हमारे साथ कैसे परमानेंटली एक रिश्ता बना सकते हैं। तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करना है इजीली ऐप। ठीक है जी, आप यहाँ डालेंगे अपना फोन नंबर, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नए नए यूजर है ना जी, तो नया नया अकाउंट बनाइए। एंड देन यहाँ पे आपको अपना क्लास 11-12 सिलेक्ट करना है अगर आप कॉमर्स से हैं, और अगर आप जेई वेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन, बैंक की, तो यहाँ पे आपके लिए कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं। CBSE और स्टेट बोर्ड के लिए क्लास 11-12 है। एंड देन CUET का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे, तो आप एट अ टाइम तीनों कोर्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ले लिया तो दूसरा नहीं ले सकते, बिकॉज ये तो आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है अभी। CBSE यहाँ पे आपको 11 और 12 के साइंस एंड कॉमर्स के सारे सारे कंटेंट वीडियोस, बहुत सारी DPP सॉल्व करने के लिए, टेस्ट देने के लिए मिलेगा। उदय हमारा क्लास 11 का कॉमर्स बैच है और शिखर हमारा क्लास 12 का कॉमर्स बैच है। ठीक है, प्रारंभ जो है हमारा क्लास 11 का साइंस बैच है और टॉपर्स हमारा 12 का साइंस बैच है। तो जिसमें भी आप चाहें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा एक विंडो खुलेगा जहां पे आपको, अगर आप 12 में है तो 12 पे क्लिक कीजिएगा, 11 के बैचेस लोगे तो 11 में क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स, BST, इको और मैथ्स आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। भाई ये एक अमाउंट है जो इस पूरे कोर्स का है, पूरे साल के लिए है ना भाई। इतना तो आप 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक महीने में दे देते हो, लेकिन यहाँ पे ये पूरे साल की फीस है, वो भी नहीं लगेगी। अगर 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 आपको क्या करना है, फ्री इजीली, ये देखिए, अगर आपने फ्री इजीली का कूपन कोड, ये कोड लगा दिया, फ्री इजीली, यूज दिस कूपन कोड हियर, तो आपको ये जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज की पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। भाई कर लिया ना, तो आज हम बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमें क्लैरिटी देगा अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। कई बार ना इससे रिलेटेड 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ आपको 2 लाइनें लिखी होती है और बताना होता है कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं, रेसिडेंट सिटीजनशिप। ठीक है, रेसिडेंट, क्योंकि हमारा जो नेशनल इनकम है ना, उससे भैया सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप पे बहुत भी डिपेंड करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए 3 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, MCQ भी आते हैं, 1 मार्क के आपके शॉर्ट आंसर्स भी आपको मिल जाते हैं इस टॉपिक से। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है। तो भाई अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, भाई आप सबको पता है ना, यूनाइटेड नेशन ने हमको इकोनॉमिक टेरिटरी के ऊपर ज्ञान दिया है। ठीक है, किसने? यूनाइटेड नेशन, यानी UN, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने बोला इकोनॉमिक टेरिटरी इज डैश टेरिटरी, मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी आप बोल लो, पॉलिटिकल टेरिटरी बोल लो, या फिर उसको अपनी जोग्राफिकल टेरिटरी आप बोल सकते हैं, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का राज चलेगा, जहां जहां आपको सरकार का डेमोक्रेसी मिलती है, वहां वहां आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी है, पॉलिटिकल टेरिटरी है, जोग्राफिकल टेरिटरी, विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल, भाई तीनों, हाँ ध्यान से, पर्सन भी, हम आप भी, कोई गुड भी, कोई कैपिटल भी सर्कुलेट कर सकता है बिल्कुल फ्रीली। आप आना जाना कर सकते हो, कोई वीजा पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप इंडिया में घूम रहे हो, इंडिया में किसी को कोई सामान भेज रहे हो, अपनी गाड़ी उठाई और इंडिया के आप एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं। ठीक है,
अब बीच में भैया टोल टैक्स तो देना पड़ेगा, हाँ ऐसा ना बोलना कि भाई फ्रीली जा सकते हैं, इसका मतलब टोल टैक्स तो देना पड़ता है ना। चलिए, तब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। भाई जैसा आपको इंडिया का मैप दिखाई देता है वैसा टेरिटोरियल वाटर्स, यानी कुछ पोर्शन ना इंडियन ओशन का कुछ पोर्शन जो है वो इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है। कुछ नॉटिकल माइल्स तक ये सारा हमने डिसाइड करके पहले से रखा है कि हम कुछ पोर्शन जो होगा वो हमारा वाटर लैंड होगा, ठीक है। एयर स्पेस जहां हमारे एयरलाइंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस, अगर हमारी कोई एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री में है तो वो हमारा जोग्राफिकल टेरिटरी हो जाएगा। हमारा कॉन्सुलेट है तो हमारी जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी। मिलिट्री बेसिस अगर हमने कहीं पे बना के रखे हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आपको दें, यहाँ पे भाई एग्जाम्पल दे दो। जैसे आपको पता है ना सीरिया में काफी इश्यूज है, सीरिया में काफी इश्यूज चल रहे थे। वहां पे क्या हो रहा था, अगर मान लो ये सीरिया है, ठीक है, इस सीरिया में यूएस ने अपने बहुत सारा पंगा लिया है। तो यूएस ने अपने छोटे छोटे मिलिट्री बेस बनाए, तो ये जो मिलिट्री बेस है फिर वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। वैसे ही मान लीजिए अगर बांग्लादेश है, ठीक है, अभी भाई बांग्लादेश को हम काफी हेल्प करते रहते हैं, तो अगर ये बांग्लादेश है, ठीक है, हमने बांग्लादेश में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए अपना इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपना एक मिलिट्री बेस बनाया। क्या बनाया? मिलिट्री बेस बनाया। तो ये क्या हो गया, ये बांग्लादेश के अंदर इंडिया का मिलिट्री बेस, वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी बनेगा? दिस इज इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, दिस इज इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। अब मान लीजिए वैसे ही इंग्लैंड में, कहाँ पे भाई, इंग्लैंड में क्या है, एक इंडियन एम्बेसी है। क्या है? एक इंडियन एम्बेसी है। ये क्या है? ये एक इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी। तो ये क्या होगा, ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। क्या होगा? इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो ये हो रहा है टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। चलो और पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। अब बात हो रही है शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स, ठीक है, रेसिडेंट्स ने ऑपरेट करना है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। भाई एयरक्राफ्ट यानी अगर एयर इंडिया का प्लेन उड़ रहा है, जहां भी उड़ रहा है वो पूरा स्काई हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। शिप में अगर हमारी शिप है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो हमने ओशंस में लगा के रखे हैं, ऑपरेटेड बाय हमारे रेसिडेंट्स, इंडिया के रेसिडेंट, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो मतलब बोलने की क्या बात थी, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसके अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बनेंगे। किसका? जीडीपी का पार्ट बनेंगे। जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा हमारे जीडीपी का पार्ट होगा, ठीक है। तब यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी है या नहीं है। भाई ब्रांच ऑफ एसबीआई इन जर्मनी, भाई जर्मनी में एसबीआई की ब्रांच है, ये हमारा क्या है, जर्मनी है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे छोटू सा एक एसबीआई का ब्रांच है। भाई एसबीआई ना तो कॉन्सुलेट है, ना तो एम्बेसी है, ठीक है, ना तो ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आता है, ना तो ये मिलिट्री बेस है। तो ये तो पूरा पूरा क्या है भाई, जर्मनी की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। किसकी टेरिटरी है ये? जर्मनी की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की नहीं है, ठीक है। ये किसकी डोमेस्टिक है? ये जर्मनी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जर्मनी की डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की तो नहीं है बॉस, ठीक है, क्योंकि एसबीआई जो है वो एक नॉर्मल कंपनी है जो जर्मनी में है, तो वो जर्मनी का डोमेस्टिक टेरिटरी।
इंडियन मिलिट्री फोर्सेस सेंट टू बांग्लादेश। अब देखो इंडियन मिलिट्री फोर्सेस कौन सी, इंडियन, इन्होंने जाके क्या किया, अपना मिलिट्री बेस बनाया है वहां, मिलिट्री बेस। तो ये मिलिट्री बेस जहां पे वो बनाया वो क्या होगा, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इसको डालेंगे, यस डालेंगे, सेकंड हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इंडियन कॉन्सुलेट्स इन पोलैंड, भाई पोलैंड में इंडियन कॉन्सुलेट है ना, तो इंडियन कॉन्सुलेट जहां कहीं पे भी होगा पोलैंड में, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक पोलैंड, पोलैंड भाई मैं मैप नहीं जानती हूँ, मैं ऐसे ही बना देती हूँ, ये है हमारा पोलैंड। ठीक है, अब पोलैंड में एक छोटू सा ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन है इंडियन कॉन्सुलेट, क्या है, इंडियन कॉन्सुलेट। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या होगा, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो भाई फॉरेन लैंड में क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो भाई इंडियन कॉन्सुलेट है पोलैंड में, यस इट्स द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, भाई इंडिया की में जापानीज एम्बेसी, भाई एम्बेसी किसकी है, जापान की है, तो जापान का ही टेरिटरी होगा। फिर से देखते हैं, अभी यहाँ पे हम एक इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, मुझे फॉरबिट करना, माफ करना, इंडिया ये मान लो इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में क्या किया हमने, ये छोटू सा ये क्या है, ये जापान का एम्बेसी है, जापान का एम्बेसी। भाई हम बोल रहे हैं कि भाई जापान वाले इसको तुम अपने मैप के अंदर ही समझो, क्योंकि ये जो है वो जापान का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। किसका डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, जापान का, इंडिया का नहीं। माने कि भैया ये जगह ना इंडिया से मिटा दो, ये जगह इंडिया से मिटा के कहाँ रख दो, ये जगह उठा के रख दो जापान में। ठीक है, तो इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी है। समझ में आई बात, तो इसको तो आप इंडिया का पार्ट ना समझें। चलिए, तो ये हुई डोमेस्टिक टेरिटरी की बात। आई बात समझ, यस या नो, भाई आ गई तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पे लिख भी तो देना चाहिए ना कि भैया हम समझ गए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब। फिर से देखो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, यूनाइटेड नेशन बोलता है कि भैया पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो आपके गवर्नमेंट, क्योंकि बाहर की एम्बेसी में राज किसका चलेगा, हमारी गवर्नमेंट का ही तो चलेगा। इंडियन एम्बेसी जहां जहां है वहां पे पीएम मोदी फोन करेंगे और बोलेंगे भाई कल की छुट्टी है, तो सब कल की छुट्टी मना लेंगे। वहां से पीएम मोदी बोलेंगे सबकी सैलरी बढ़ गई, तो बढ़ जाएगी। पीएम मोदी जी बोलेंगे कि आपको वहां से वापस आना है, तो वो आएंगे। तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, भाई वो बोलें कि भाई रोज 8 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ के गवर्नमेंट उनको बोले तो वही होगा जो बोले हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी में बोलेगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारी सरकार का चल रहा है। और पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, तो उस एम्बेसी में पर्सन गुड्स एंड कैपिटल जो इंडिया के होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे। तो ये होता है इकोनॉमिक यानी हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी थोड़ी ज्यादा है हमारी ज्योग्राफिकल। जो आपको इंडिया का मैप दिखता है ना, उसके अलावा भी हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल टेरिटरी फैली हुई है। ठीक है, मैप से ज्यादा। तो मैप से ज्यादा कहाँ है भाई, इंडियन एम्बेसी अगर फॉरेन लैंड में होगी तो वो हमारे मैप में थोड़ी दिखेगी। फिशिंग वेसल, ऑयल, जो नेचुरल गैस रिग्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस जो फॉरेन लैंड में, वो हमारे इंडिया के मैप में नहीं दिखेंगे ना। तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे होता है, इसीलिए वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, फिशिंग वेसल हो गया, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स हो गए, ये जो अगर हमारे रेसिडेंट, इंडिया के रेसिडेंट ऑपरेट करते हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनता है। ठीक है भाई, ब्रांच ऑफ अमेरिकन कंपनी इन इंडिया। ठीक है भाई, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन एम्बेसी नहीं है, कॉन्सुलेट नहीं है, मिलिट्री बेस नहीं है, एक नॉर्मल कंपनी है। तो भाई वो अमेरिका का पार्ट नहीं हो सकती, वो इंडिया का ही पार्ट बनेगा। ठीक है भाई, यस इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में है ब्रांच ऑफ अमेरिकन कंपनी
इन इंडिया। इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, तो भाई ऑस्ट्रेलिया के मैप में अगर इंडियन एम्बेसी कहीं दिखाई दे रही है तो मान लीजिए वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। एम्बेसी शब्द देखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ है ये एम्बेसी? इंडिया में है तो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। आई बात समझ? भाई आई गई होगी। आगे चलो, आगे क्या है? आगे कह रहे हैं हम अबाउट रेसिडेंटशिप। किसके बारे में बता रहे हैं? अब हम रेसिडेंटशिप के बारे में बात कर रहे हैं। हमें इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रेसिडेंटशिप में क्या बोला जा रहा है? नेशनल इनकम मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन करेगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी? वो रेसिडेंट्स करेंगे। ठीक है, रेसिडेंट्स। जो भी नेशनल इनकम क्या होता है, अभी तक हम जीडीपी की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? हम जीडीपी की बात कर रहे थे। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? भाई जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा, एनडीपी में आएगा कि नहीं, यानी डी की बात कर रहे थे, यानी डोमेस्टिक की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम नेशनल इनकम यानी एनएनपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनएनपी की बात कर रहे हैं, या फिर एनडीपी की बात कर रहे हैं, या फिर जीएन। एन हर जगह, यानी हम नेशनल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो भी नेशनल इनकम का वैल्यू है कैसे आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरियड आउट बाय रेसिडेंट्स। जो भी रेसिडेंट करते हैं। भाई रेसिडेंट कौन? पर्सन भी और इंस्टीट्यूशन भी। रेसिडेंट हमेशा हम सोचते हैं लोग, लोग नहीं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। प्लीज माइंड इट, इंस्टीट्यूशंस भी रेसिडेंट्स बन सकते हैं। यस, ठीक है, स्टार लगा दिया मैंने। कौन होगा? जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी पैसा कमाएंगे, जो इनकम होती है ना, जिनका इनकम, जिनका बिजनेस उसी कंट्री में है जिसके वो रेसिडेंट है। ठीक है, और लिव्स और लोकेटेड इन दैट प्लेस। ठीक है, जहां आप रहते हो। वे 1 साल से ज्यादा रहोगे, आपका पैसा कमाना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में लाई करते हैं, आप वहीं के रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वो आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी बन जाती है। तो भाई रेसिडेंट और सिटीजन में क्या फर्क है? भाई सिटीजन आप वहां के बनते हैं जहां आपका जन्म हुआ है, जहां का आपके पास लीगल क्राइटेरिया, जहां का पासपोर्ट होल्ड कर देते हैं। ठीक है, पासपोर्ट है आपके पास, लीगल क्राइटेरिया से आप उस कंट्री के सिटीजन माने जाते हैं। जिस कंट्री में पैदा हुए थे बाय बर्थ, कई सारी ऐसी कंट्रीज होती है जो बाय बर्थ आपको वहां का सिटीजनशिप बना देती है। भाई अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, अगर आप यूएस में पैदा हुए तो यूएस की मिलेगी। तो ऐसी कई सारी कंट्रीज होती है जो बाय बर्थ देती है, और कुछ होती हैं जो लीगल क्राइटेरिया फॉलो करती है। तो ये दोनों चीजों से हमें क्या मिलता है? सिटीजनशिप मिलता है। रेसिडेंटशिप कैसे मिलेगा? किसी भी कंट्री में आप एटलीस्ट 1 साल रुकते हैं, मोर देन अ ईयर, या एटलीस्ट 1 साल तो है ही है, रुक रहे हैं, वहां रह रहे हैं। और आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आपका अर्निंग जो है, अर्निंग जो है आपका, एक्सपेंसेस जो है आपकी, सेविंग्स जो है आपकी, इनकम जो है, वो सब उसी कंट्री में होती है। तो आप वहां के रेसिडेंट माने जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो भाई नेशनल इनकम रेसिडेंट्स की इनकम होती है कि सिटीजन की? रेसिडेंट्स की। ठीक है, तो रेसिडेंट कौन होते हैं? जो 1 साल से ज्यादा किसी एक जगह पे टिके हो, और वो अपनी अर्निंग, एक्सपेंसेस, सेविंग, इनकम सब उसी जगह से ले रहे हैं, उसी कंट्री से, उसी टेरिटरी से। ठीक है, तो भाई कौन है जो नॉन रेसिडेंट है? ठीक है, कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे? ठीक है, अगर कोई वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री बट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। ठीक है, वो किसी भी कंट्री के, नॉट ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं माने जाते, वो इंटरनेशनल एरिया के अंदर आते हैं। Employees of international organization are treated as residents of a country which they belong। जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, उसी कंट्री के माने जाएंगे। मान लीजिए इंडिया में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
उसमें जापान का बंदा काम करता है तो भैया वो जापान का ही रेसिडेंट होगा, इंडिया का नहीं होगा, चाहे वो यहाँ 4 साल से हो। ठीक है। वर्कर्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, भाई कोई ऐसे काम के लिए हमेशा बॉर्डर्स चेंज करते रहते हैं तो वो वहीं के माने जाएंगे जहां के वो मूल निवासी हैं, जहां के वो मूल निवासी हैं, जहां उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। फॉरेन विजिटर्स ट्रैवलर्स, भाई घूमने फिरने आए हो, महीने 2 महीने के बाद वापस चले जाओगे तो आप हमारी कंट्री के रेसिडेंट नहीं हो, नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, घूमने फिरने आए फिर चले जाएंगे वापस 2 महीने 3 महीने में। फॉरेन स्टाफ ऑफ द एम्बेसी जो है वो नॉन रेसिडेंट्स हैं, भाई एम्बेसी हमारी लेकिन वहां कोई फॉरेन स्टाफ काम करता है। ठीक है। अब इंडियन एम्बेसी में कोई ऑस्ट्रेलियन काम करता है, भाई वो ऑस्ट्रेलिया का हमारा क्यों होगा, नहीं होगा। क्रू ऑफ फॉरेन शिप्स, ठीक है, फॉरेन शिप्स में कई सारे क्रू मेंबर्स आते हैं, रशिया के हो सकते हैं, यूएस से हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं, तो वो उसी कंट्री के माने जाएंगे, हमारे रेसिडेंट नहीं होंगे। तो हमारे रेसिडेंट कब होंगे जी, ये क्लियर कर दो भाई, हमारे रेसिडेंट तब होंगे जब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करेगा, वो साल भर से ज्यादा इंडिया में रहेंगे और वो इंडिया के में अपनी इनकम, रोजी रोटी, इनकम, सेविंग सब इंडिया में करेंगे, तब वो इंडिया के रेसिडेंट होंगे। ठीक है। चलिए, तब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, क्या है, आर द फॉलोइंग नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। भाई देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो लोकेटेड इन इंडिया भी है और इंडिया इंडिया में है और इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो भाई नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है ना भाई, अपनी कंट्री में काम कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वहीं का माना जाएगा जहां का वो मूल निवासी है। तो यस, वो मूल निवासी इंडिया का है तो वो रेसिडेंट इंडिया का माना जाएगा। इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी, भाई एम्बेसी यूएस की है लेकिन वो मूल निवासी कहाँ का है, इंडिया का है, तो ये भी हमारा रेसिडेंट है। इंडियन वर्कर एम्प्लॉयड इन पावर प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल ऑन डेली वेज एंड क्रॉसिंग इंडियन टेरिटरी एवरी वीक, भाई एवरी वीक वो क्या करते हैं, नेपाल से इंडिया आ जाते हैं, कहाँ के रेसिडेंट होंगे, इंडिया के रेसिडेंट होंगे ना, क्यों, क्योंकि भाई वो क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉय हैं जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो नेपाल से पैसा कमाता है रहता इंडिया में है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉयज कहाँ के माने जाएंगे, जहां के वो मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी इंडियन वर्कर तो इंडिया का ही है, तो वो भी एक नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का ही होगा। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा अबाउट रेसिडेंटशिप। ठीक है, तो भाई नटशेल में रेसिडेंटशिप कैसे समझें, भाई देख, जहां के हो वहीं पे आप काम करते हो तो वहां के आप रेसिडेंट भी हो गए, सिटीजन भी हो गए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे, प्लस एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ स्टे होगा आपका जिस कंट्री में, तो वहां के आप रेसिडेंट हो जाएंगे, रेसिडेंट। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हमने ऑलरेडी कवर किए, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं हमारे रेसिडेंटशिप के दौरान, कि भाई यहाँ पे देख लो, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर ली हमने, कि क्या क्या हमारे जो है एक्सेप्शंस हैं, कि भाई अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो तो जिस कंट्री के मूल निवासी हो वहीं से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, इंटरनेशनल एरिया में अगर आता है तो आप रेसिडेंट नहीं होंगे। वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस, अब जैसे यहाँ पे इंडिया में वर्ल्ड बैंक की अगर कोई ब्रांच हो और वहाँ पे कोई चाइनीज काम करता है, तो भाई वो चाइनीज रहता इंडिया में है लेकिन वो रेसिडेंट होगा चाइना का ही। ठीक है, चलिए, वर्कर्स क्रॉस द बॉर्डर्स, तो भाई जहां का है, जहां का आधार कार्ड है, सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है, वहीं के आप माने जाओगे अगर आप बार बार बॉर्डर चेंज करके कोई अपना बिजनेस करते हो तो ये सारी चीजें हो गई, देखो एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेसिडेंट्स है। ठीक है, चलिए, तो नेपाल में आप काम करते हैं तो क्या नेपाल के आप रेसिडेंट बनेंगे, नहीं बनेंगे। आप कहाँ से हैं, आप इंडियन वर्कर हैं, नेपाल में मोस्टली रहते ज़रूर हैं लेकिन आप इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। आई बात समझ, पक्का ना, वेरी गुड।
चल, कोई भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा अबाउट टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, जोग्राफिकल पॉलिटिकल टेरिटरी एंड रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये हुई आज की हमारी बात। तो अगर हमको डाउट है तो मैडम क्या करना है भाई, डाउट है तो आप हमारे ऐप पे डाउट अपना पोस्ट कर सकते हैं, ऐप पे कर सकते हैं, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना भाई, भूलना थोड़ी है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, यूट्यूब चैनल है, उसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्या नाम है उसका? नाम है कॉमर्स इजीली, EAZILY वाला। ठीक है, तो भाई मैं आपका वेट करूंगी, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, इसकी DPP जरूर सॉल्व कर लेना। डेली प्रैक्टिस पेपर, भाई समर वेकेशन है तो आराम से पढ़ाई लिखाई चलनी चाहिए, तो थोड़े थोड़े वीडियोस देखते जाओ, थोड़ी थोड़ी DPP सॉल्व करते जाओ, तो आपकी बोर्ड एग्जाम और CUET की तैयारी तो हो ही जाएगी। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो हमारा कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा वेलकम है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन, लर्न विद अ स्माइल।